नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल से शुरू होगा संसद का सत्र। लोकसभा के एजेंडे में 13 और राज्यसभा में 11 बिल। सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी से मिल रही है कांग्रेस और पीडीएफ विधायकों को धमकी। हरीश रावत ने लगाए आरोप। राज्यपाल से सुरक्षा की मांग। बीजेपी का हरीश रावत पर कार्रवाई की मांग। बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त। 29 मामले दर्ज, 26 की गिरफ्तारी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। चौथे दौर के लिए कल मतदान। सूखे और गर्मी से बेहाल लोग। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में जलस्तर घटकर हुआ 22%। ओडिशा के तितलागढ़ में पारा 48 के पार। लोगों को दोपहर में घर से नहीं निकलने की सलाह। स्टटगार्ट ओपन के फाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी। सेमीफाइनल में लिसिकीस सेफेस्ट्रोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। आज खेला जाएगा फाइनल। और चलिए अब खबरें विस्तार से। संसद का आगामी सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सदन के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि कांग्रेस संसद में उत्तराखंड का मसला पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी में है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस भी दिया है और इसी बीच सरकार ने यह साफ किया है कि वो सभी मुद्दों पर सार्थक बहस को तैयार है। संसद के सत्र के लिए सरकार ने लोकसभा के एजेंडे में 13 और राज्यसभा में 11 बिल रखे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने के तौर तरीकों पर विचार होगा। सर्वदलीय बैठक से पहले ही कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस देकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया है। गुलाम नबी आजाद के अलावा सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने निंदा प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। दोनों ही नोटिस में केंद्र पर उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। उनकी जो मंशा साफ है, नीयत साफ है कि उनकी नीयत ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट किसी न किसी हालत में वहाँ पर इंस्टॉल करे और कांग्रेस की गवर्नमेंट को हटाए। सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही है, लेकिन उत्तराखंड पर सरकार भी आक्रामक दिख रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप है कि कांग्रेस कम से कम 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है, इसलिए उसे पुराने सवालों का जवाब देना होगा। जिन मुद्दों पे भी कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, कोई और चर्चा करना चाहता है, हमारे मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन एक बात उन्हें समझ लेना चाहिए कि चर्चा होगी तो उनका बदनुमा इतिहास सामने आएगा और उस इतिहास का बदनुमा आईना उनको दिखाया जाएगा। विपक्षी दल सूखे की समस्या से आंख मूंदने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर भी राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने नोटिस दिया है। सीपीआई ने तो सूखे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। वहीं सरकार जीएसटी समेत सभी अटके बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। सत्र 13 मई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस और पीडीएफ विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए धमकियां दे रही है। कांग्रेस और पीडीएफ विधायकों की सुरक्षा के लिए हरीश रावत ने राज्यपाल से व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने हाई कोर्ट का लिखित आदेश मिलने से पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट की बैठक बुलाने को भी सही ठहराया। हरीश रावत का कहना है कि अगर केंद्र सरकार बिना लिखित आदेश के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, तो फिर उनका कैबिनेट की बैठक बुलाना कैसे गलत हो सकता है।
जिस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को उठाने की धमकी दी जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है तुमको नष्ट कर देंगे, तुम फलां को संदेश भेजे जा रहे हैं दूसरे लोगों के माध्यम से, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे जो है हमारे लोगों की जो कांग्रेस सपोर्टिंग कांग्रेस के विधायक है या जो है पीडीएफ के विधायक है, मैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हूँ। और इस बीच बीजेपी ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए राज्यपाल से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने हाईकोर्ट के लिखित आदेश मिलने से पहले ही हरीश रावत की कैबिनेट बैठक बुलाने को संविधान का उल्लंघन बताया। बीजेपी ने राज्यपाल से इस बाबत हरीश रावत पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अजय भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिले बिना ही हरीश रावत ने जल्दबाजी में कैबिनेट की बैठक कर फैसले लेने शुरू कर दिए, जो कि गलत है। आप गद्दी पर बैठ के धड़ाधड़ फैसले करने लगे, कह रहे हैं कि हमको 1 घंटा भी समय मिलेगा, जनहित के काम करेंगे। पूरा 4.5 साल तक आप सोए रहे, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के साथ आप गठजोड़ करते रहे। आज आपको जनहित के कामों की याद आ रही है। और इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट में कल कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के वकील कपिल सिब्बल ने इन विधायकों की याचिका खारिज करने की मांग की। स्पीकर की दलील थी कि विधानसभा में इन विधायकों को अयोग्य ठहराया जा चुका है। बागियों ने अयोग्य ठहराने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कल की सुनवाई में बागी विधायकों के वकील मौजूद नहीं थे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बागी विधायकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी थी। It is most unfortunate that today, when the date was fixed with the consent of both parties, that the petitioners' counsel did not land up. In fact, yesterday they made a plea to the Supreme Court while the matter was being heard that this matter of disqualification should be transferred to the Supreme Court, which is shocking because the matter was fixed for hearing today. और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा से जुड़े कुल 29 मामले दर्ज किए, जबकि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आयोग के मुताबिक तीसरे दौर के मतदान के दौरान हिंसा के लिए 11 मामले दर्ज किए गए, जबकि हिंसा में शामिल होने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आयोग ने शनिवार को कहा कि 22 अप्रैल को हुए मतदान के बाद हिंसा के 6 मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। आयोग ने कहा है कि अगर अधिकारी हिंसा रोकने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग ने पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए काम करने का निर्देश दिया है। सीपीएम ने आरोप लगाया था कि तीसरे दौर की चुनावी हिंसा में उसके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए कल मतदान होना है। प्रचार थमने के बाद से उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और इस दौर की 49 सीटों पर 345 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब चौथे दौर की बारी है। इस दौर में 49 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर में कुल 1,08,16,942 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 55,74,190 पुरुष और 52,24,395 महिला वोटर हैं। 18,245 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 112 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 40 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 49, कांग्रेस के 12, सीपीएम के 24, बीजेपी के 49 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार दमदम हारोआ, मीना खान, बशीरहाट उत्तर और माध्यम ग्राम विधानसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 12,481 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 14,353 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 680 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के बीच सांठ-गांठ के विपक्ष के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग सतर्कता बरत रहा है। आयोग ने चौथे दौर के मतदान से 3 दिन पहले
दक्षिण 24 परगना के डीएम पीबी सलीम और एसपी तन्मय चौधरी को हटा दिया है। सलीम की जगह अमनिंदर सिंह को डीएम का कार्यभार दिया गया है, जबकि तन्मय रॉय चौधरी की जगह ई अनप्पा को जिले का एसपी बनाया गया है। आयोग ने इनके अलावा भी कई अधिकारियों का तबादला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को पटना में औपचारिक रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ये बात कही। नीतीश ने कहा कि विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए विपक्षी पार्टियों को कुछ समझौते करने पड़ेंगे। नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला बाद में होगा। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में करीब 1000 प्रतिनिधियों ने उनके अध्यक्ष बनने पर मुहर लगाई। नीतीश को 10 अप्रैल को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले शरद यादव पार्टी की अगुवाई कर रहे थे। और जो भी मेरी क्षमता है उसके अनुरूप पार्टी संगठन को चलाने की कोशिश करूंगा और सबके सहयोग से संगठन और मजबूत बने, इसका विस्तार हो, इसके लिए वक्त भी देने की कोशिश करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में देश भर के करीब 3000 पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का देश भर में सभी ग्राम सभाओं तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस दौरान पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देने और स्वावलंबी बनाने के लिए केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सिक्किम की सरकारों को सम्मानित भी करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की वकालत करते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इन दोनों देशों को अमेरिका और ईरान से सबक लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सुचेतगढ़ के दौरे पर गई महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब ईरान और अमेरिका हाथ मिला सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। महबूबा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र में शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू हो सकेगा। मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं दोस्त बन सकते हैं? अगर ईरान और अमेरिका इतने सालों के बाद दोस्त बन सकते तो हम दो आपस में क्यों दूर रहते हैं? हम जो हमारा पैगाम है दोस्ती का, बॉर्डर्स में अमन रहे हमारा और तरक्की हो और टूरिज्म को जम्मू के कोने कोने में ले जाना। और वक्त एक ब्रेक का। खबरों में आगे देखेंगे नेविगेशन प्रणाली के 7वें और आखिरी उपग्रह छोड़ने को तैयार इसरो। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऑड इवन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगने के बाद से सरकार ने 6 सदस्यों की समिति बनाई है। समिति स्कूलों के खुलने और गर्मी की वजह से ऑड इवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करेगी। सीएनजी स्टिकर की जांच के लिए भी विशेष अभियान चलेगा। क्या ऑड इवन का दूसरा चरण विफल हो रहा है? दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के बयानों से कुछ यही आभास हो रहा है। सरकार का मानना है कि गर्मी की वजह से इस बार ट्रैफिक ज्यादा है। लोग निजी वाहनों के साथ टैक्सियों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी में सर्दी और स्कूल बंद होने से ट्रैफिक कम था। पिछली बार जो गर्मी ठंडक का मौसम था तो लोग पैदल भी चले जाते थे। लोगों ने नॉन एसी बस भी यूज कर लिया, ऑटो में भी बैठ गए, बाइक पे भी बैठ के चले गए। बट इस बार जो अभी जून की गर्मी है अप्रैल के महीने में, तो ये जो हीट है, जो टेम्परेचर है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है उस साइकोलॉजी पर। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 74 में से 55 जगहों पर PM 2.5 का स्तर 60 से नीचे रहा, यानी प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है
कि ऑड इवन से प्रदूषण में गिरावट नहीं आई है। जानकारों का भी मानना है कि कारों पर अंकुश लगाने भर से प्रदूषण नहीं घटने वाला। इसमें पॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जिन जगहों पे ज़्यादा पॉल्यूशन था वो आज भी है, ऑड इवन के रहने के बावजूद भी। ऑड इवन को लेकर जनता की राय भी बटी है। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक में कमी आई है, तो कुछ इसे प्रदूषण घटाने वाला भी मान रहे हैं। पोल्यूशन में तो मेरे को कोई ज़्यादा फर्क मुझे लगता नहीं है। हो सकता है क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए, लेकिन ट्रैफिक में हाँ ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इतनी भीड़ नहीं नज़र नहीं आती है सड़कों में। पोल्यूशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है। जो पहले आधा 1 घंटे में पहुंचते थे अब 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक ऑड इवन का दूसरा चरण चलना है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखे और जल संकट की। जी हां, सूखे का आलम यह है कि देश भर में 91 प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता के 22% पर आ गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक 21 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह के दौरान इन जलाशयों में 34 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध था, जबकि इनकी कुल क्षमता 157.7 अरब घन मीटर की है। ये जलस्तर पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35% कम है। साथ ही इसी अवधि के 10 साल के औसत भंडारण से 24% कम है। पिछले साल की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर कम हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जलस्तर में भी कमी आई है। सिर्फ 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बेहतर भंडारण है, जबकि पश्चिम बंगाल में जलस्तर पिछले साल के समान है। और इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक निजी विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है। इस विधेयक में शुष्क, रेगिस्तानी और सूखा पीड़ित इलाकों के किसानों को राहत मुहैया कराने और 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती धन से कल्याण कोष बनाए जाने की बात कही गई। राष्ट्रपति ने यह अनुशंसा ऐसे वक्त में की है जब देश में 10 से ज्यादा राज्य सूखे की चपेट में हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने दिसंबर 2014 में शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्र कल्याण और अन्य विशेष प्रावधान विधेयक 2014 राज्यसभा में पेश किया था। विधेयक अगर पारित होता है तो इसमें किए गए प्रावधानों में भारत की संचित निधि से खर्च करना होगा। इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में यह कहा गया है कि अनुमान है कि इस पर प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा संचित निधि से 5,000 करोड़ रुपए का एक बारगी खर्च भी हो सकता है। अप्रैल महीने से ही जून जैसी गर्मी से लोग बेहाल हैं। उड़ीसा के तितलागढ़ में पारा 48 के पार चला गया। ये बीते 20 सालों में अप्रैल के महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। उड़ीसा में सरकार ने लोगों को सुबह 11 से 3 बजे तक घरों में ही रहने की सलाह दी है। राज्य में गर्मी से करीब 80 लोगों की जान चली गई है। वहीं इलाहाबाद में शनिवार को तापमान 44 डिग्री के पार चला गया। कहीं छतरी, कहीं गन्ने का रस तो कहीं नींबू पानी का सहारा। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग हर नुस्खा आजमा रहे हैं। ओडिशा के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। Today also temperature is comparatively high at Titlagarh because the data we received that is 48 degrees Celsius recorded at Titlagarh. The data we received from all the meteorological observatories in Odisha, around 18 stations have reported that the temperature of 40 degrees Celsius and above, and 8 stations have reported the temperature of 45 degrees Celsius and above. यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। कभी गुलजार रहने वाले वाराणसी के घाट गर्मी की वजह से सूने पड़े हैं। यहाँ सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड पे चलना इतना मुश्किल हो गया है। 42 डिग्री तापमान है। रोड पे देखिए आप कितनी सन्नाटे हैं, जबकि रोड पे बहुत भीड़ रहती है। और इस टाइम देखिए रोड पे निकलना एकदम बहुत मुश्किल हो गया है। गर्मी में इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल हैं। भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं नागपुर के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए कूलर लगाए गए हैं।
चिड़ियाघर में जो पंछी है उनके लिए भी कूलर लगाए हैं और ऊपर से उनको नेट भी ग्रीन नेट जो है वो लगाई है। शेरों के लिए अपन ने वहाँ पे टैंक्स जो है पानी की टैंक्स लगाए हैं ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सके। राजधानी दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग कहीं पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ पानी का। दिल्ली में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। अप्रैल के महीने में मंथ में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी की अब की बात पड़ी है। देश के कुछ राज्यों में अप्रैल में ही पारा 45 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो आंध्र और तेलंगाना में भी गर्मी उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी और लू से राहत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में कल फिर हुए भूस्खलन में 2 लोग मारे गए हैं। राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। भूस्खलन में मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो पड़ोसी राज्यों से यहां काम करने आए थे। भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। बारिश की वजह से टेलीफोन सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी बाधित है। और इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीड़ित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। तवांग के अलावा अंजाव, चांगलांग, पूर्वी सियांग और निचले सुबानसिरी जिले में भूस्खलन और बाढ़ से बुरी तरह से पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। Unfortunate, we have 17 loss of lives and lots of properties also damaged. The road is in bad condition. So I've just discussed with the local MLAs, our BRO officers, our district administration. They are taking care of all the damages. असम में शिवसागर, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में आई बाढ़ से करीब 24,000 लोगों पर असर पड़ा है। बाढ़ में 50 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन पीड़ित लोगों में राहत सामग्री बांट रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों से ऊपरी असम और अरुणाचल में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। सड़क और ऊंचाई वाले स्थानों पर 30 अस्थायी सहायता शिविर लगाए गए हैं। और इसरो 28 अप्रैल को अपना 7वां नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो चेयरमैन किरण कुमार के मुताबिक नेविगेशन प्रणाली का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS-1G गुरुवार को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए 51 घंटे 30 मिनट की उल्टी गिनती 26 अप्रैल को सुबह शुरू होगी। इसके बाद भारत अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS की बराबरी कर लेगा। सड़क पर चलती गाड़ियों और लोगों तक को इस सैटेलाइट की मदद से रडार पर रख पाना मुमकिन हो जाएगा। इस श्रृंखला के हर उपग्रह की लागत करीब 150 करोड़ है और इस परियोजना पर करीब 910 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस श्रृंखला का पहला उपग्रह जुलाई 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। We are ready for the completing the 7th satellite in space on 28th of this month, and with that we will have an independent capability to cover India and 1500 kilometers around India, providing a capability to locate yourself in terms of latitude, longitude, height, and as well as accurate timing information will be available. बांग्लादेश में ब्लॉगरों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जारी हमलों की कड़ी में प्रोफेसर रजाउल करीम सिद्दीकी का नाम भी जुड़ गया है। शनिवार को प्रोफेसर रजाउल करीम की उनके घर के पास गला रेत कर हत्या कर दी गई। रजाउल करीम घर से राजशाही विश्वविद्यालय जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर उनका गला रेत दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। 58 वर्षीय प्रोफेसर रजाउल करीम पश्चिमोत्तर बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अमेरिका की एक निजी खुफिया एजेंसी SITE ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और सीरिया में सरकारी सेनाओं के हमले में शनिवार को कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। रूसी विमानों और सरकारी सेनाओं ने शनिवार को भी अलेप्पो शहर के अलावा राजधानी दमिश्क के नजदीक
विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले जारी रखे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में बढ़ती हिंसा पर चिंता जाहिर की है। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफन द मिस्तूरा ने कहा है कि सरकारी सेनाओं की कार्रवाई से फरवरी से सीरिया में लागू युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। जिनेवा में मौजूद विद्रोहियों के वार्ताकारों ने बढ़ते हमलों के लिए संयुक्त राष्ट्र को जिम्मेदार बताया। इधर अमेरिका ने कहा है कि वो सीरिया में रूस के बढ़ते दखल से चिंतित है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक सीरिया से सेनाएं वापस बुलाने के ऐलान के बावजूद रूस वहां सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है। और इक्वाडोर में भूकंप से मरने वालों की तादाद 650 हो गई है। शनिवार को इक्वाडोर के राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने यह बताया कि भूकंप से करीब 7,000 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि 26,000 लोग बेघर हुए हैं। भूकंप में करीब 12,500 लोग घायल हुए हैं, जबकि 130 अभी भी लापता हैं। 16 अप्रैल को इक्वाडोर में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। राफेल कोरिया के मुताबिक 113 लोगों को मलबे के नीचे से जिंदा निकाला गया है। कोरिया ने बचाव कर्मियों के अलावा मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और पड़ोसी देशों की भी तारीफ की है। और अब बात खेल की। टॉप सीड भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी जर्मनी के स्टटगार्ट में खेले जा रहे पोर्च टेनिस ग्रॉपी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने लिसिकी और साफारोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में हरा दिया। सानिया हिंगिस ने यह मुकाबला 6-4, 7-5 से जीत लिया है। दूसरा सेमीफाइनल जर्मनी की अन्ना लीना और चेकोस्लोवाकिया की क्वेटा पेशके और फ्रांस की कैरोलीन गार्सिया और क्रिस्टीना मलेनोविच के बीच खेला जा रहा है। फाइनल आज रात में खेला जाएगा। और मशहूर फिल्म कलाकार मोहन मकिंजनी उर्फ मैकमोहन का आज जन्मदिन है। मैकमोहन ने अपने करियर की शुरुआत 1964 में बनी फिल्म हकीकत से की। शोले में सांभा के किरदार ने मैकमोहन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। पूरी फिल्म में सिर्फ 3 शब्द बोलकर इतनी शोहरत शायद ही किसी कलाकार को मिली हो। उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। इसमें शोले के अलावा जॉन, खून पसीना, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर, कर्ज जैसी फिल्में शामिल हैं। मैकमोहन ने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। 10 मई 2010 को मुंबई में उनका निधन हो गया। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। याद है उस दिन यहाँ से जाने से पहले तुमने मुझे ये 3 पत्ते दिखाए थे? सरदार, कसम आपकी, आपका ये सांभा आपके मौत का बदला लेगा, बराबर लेगा। उस लूली ठाकुर ने वीरू अध्याय के साथ मिलकर आपको मुझसे छीन लिया। हाथ तो आप ले गए, टांगे मैं ले जाऊंगा। मुझे आपका बयान लेना। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कल से शुरू होगा संसद का सत्र। लोकसभा के एजेंडे में 13 और राज्यसभा में 11 बिल। सदन के सुचारू संचालन के लिए स्पीकर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी से मिल रही है कांग्रेस और पीडीएफ विधायकों को धमकी। हरीश रावत ने लगाए आरोप। राज्यपाल से सुरक्षा की मांग। बीजेपी का हरीश रावत पर कार्रवाई की मांग। बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त। 29 मामले दर्ज। 26 की गिरफ्तारी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। चौथे दौर के लिए कल मतदान। सूखे और गर्मी से बेहाल लोग। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में जलस्तर घटकर हुआ 22%। ओडिशा के तितलागढ़ में पारा 48 के पार। लोगों को दोपहर में घर से नहीं निकलने की सलाह। और स्टटगार्ट ओपन के फाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी। सेमीफाइनल में लिसिकी साफारोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। आज खेला जाएगा फाइनल। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।